तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 11th ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 2 के प्रश्नों को। आज हम लोग भूगोल मॉडल सेट नंबर 2 के प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 को बना दिया है। अगर आप सभी ने सेट 1 को नहीं देखा हो तो चैनल में जाके देख सकते हो। आज हम लोग 1 से लेकर 19 के बीच जितने भी प्रश्न बनेंगे मॉडल सेट नंबर 2 के हर एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, मारियाना गर्त। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ उत्तर आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मारियाना गर्त एक का आपका हो गया। अगला बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। तो देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। तो हम सभी को पता है जो लोकतक झील है वो मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। यानी कि मणिपुर आप याद कर लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन रहेगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वेरन द्वीप। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद करें, वेरन द्वीप। चलिए अगला बात करेंगे चौथा प्रश्न की। तो चौथा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो देखिए भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बारीकी से आप याद कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। तो सारा का सारा प्रश्न देख लीजिएगा, तीनों मॉडल पेपर को सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मॉडल पेपर को क्लियर कर लीजिए। देखिए तो जो मानसून जो हमारा वर्ष यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे चौथा प्रश्न की, हो गया पांचवा प्रश्न की। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। देखिए याद कीजिए, बहुत ही ईजी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। मेरे साथ बोलिए, गुरु शिखर। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग छठा प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। ठीक है, जो लाल मिट्टी है उसका लाल होने का क्या कारण है वो आपको बताना। सिंपल सी बात है कि जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। क्या? इसकी जो मात्रा होती है किसकी? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण से इसका रंग लाल होता है। चलिए अगला बात करेंगे सातवां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में, ठीक है, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। देखिए महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है उसे हम लोग सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो इस नाम को आप लोग याद कर लीजिए फटाफट। 1 से लेकर 7 के बीच के जितने प्रश्न होंगे वो होंगे, लेकिन 1 से लेकर 7 के बीच में आपको 5 ही उत्तर देना है, 2 आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आठवां प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जल चक्र को बताना है, उसके बाद आपको चित्र में दर्शाना भी है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है, और यह जल समुद्रों, नदियों, झीलों में है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश जल में पड़ता है तो वह जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। फिर क्या होता है? फिर जब यह ठंडा हो जाता है तो बादल का रूप ले लेता है, जिससे वर्षा होती है, और यह जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिससे जल चक्र कहते हैं, जिससे पानी हमेशा मिलती रहती है। क्या होती है जल चक्र? क्या है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है इसमें 3% जल है और 1% स्थल है। तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश जल में पड़ता है तो वह जो जल है गर्म होकर वाष्प बन के उड़ जाती है। फिर क्या होती है, जो वहाँ पे उड़ जाती है, उड़ जाने के पश्चात वहाँ पे बादल बन जाती है। ठीक है, वाष्प बढ़ के उड़ जाने के बाद बादल बन जाती है, और ठंडा होने के बाद बादल का रूप लेती है, और रूप लेने के बाद फिर वर्षा के माध्यम से हमारे पास गिर जाती है। तो उसे ही हमें चित्र को दर्शाना। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे प्रकार से। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पानी है। ठीक है, तो पानी, ये मानिए पानी है। ठीक है, लोग कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं यहाँ पे। तो मानिए ये पानी है। ठीक है, ये पूरा पूरा पानी है, और ये पानी, ये सूर्य है। तो ये सूर्य क्या कर रहा है कि इस पानी को, मतलब जैसे यहाँ ये कर रहा है तो ये पानी ऊपर जा रहा है वाष्प बन के। ठीक है, वाष्प बन के, और यहाँ पे क्या होता है, संघनन होता है, और संघनन के पश्चात क्या होता है, तो यहाँ पे बादल मिल जाता है आके। मिलने के पश्चात क्या होता है यहाँ पे, अब पानी के रूप में, यानी वर्षा के रूप में अब ये गिर जाता है, और गिरने के पश्चात पेड़ हो, नदी हो, तालाब सभी में आके फिर वापस पेड़ के माध्यम से रिसाव हो जाता है। यही है, सिंपल सी बात है। ये मान लीजिए पानी है आपका, और ये पानी जब सूर्य यहाँ पे रोशनी मारता है तो देखते सूख लेता है। ठीक है, सोख लेता है मतलब। ठीक है, पानी उनी कहीं देखिएगा तो हल्का सा पानी होगा, तो वहाँ पे देखते हैं अचानक से
वहाँ पे घट जाता है, लेकिन ज़्यादा पानी हो तो घटने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कब पानी है वो घट लेता है। तालाब में भी देखिएगा पानी घटते रहता है, कपड़ा सुखाइएगा आप लोग तब भी पानी देखते सूख जाता है। तो बस वही हो रहा है आपका वाष्पीकरण। और यहाँ पे क्या होता है, जब सर मिल जाता है यहाँ पे संघनन होता है, संघनन के पश्चात क्या होता है, बादल यहाँ पे मिलती है और मिलने के पश्चात यहाँ बारिश के रूप में देख सकते हो यहाँ पे पानी गिर रहा है, और गिरने के बाद वर्षा होने के बाद बस वापस हमारे पृथ्वी में आ जाती है, फिर पेड़ के माध्यम से यहाँ रिसाव होता है। तो इसी प्रकार यही है आपका जल चक्र, बहुत ही आसान प्रकार से सही तरीके से था। तो देख सकते हो चित्र के माध्यम से। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 9वां प्रश्न की, और इसके आपको जैसे कि आप जल चक्र को बताएं, इसमें आपको 3 नंबर मिलने वाला, ठीक है। देखिए 9वां नंबर जो आपका प्रश्न है, और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश का नाम बताएं। तो सबसे पहले उपमहाद्वीप बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, लोग फटाफट देख लेते हैं। क्या है कि जब कोई भूभाग किसी महाद्वीप का भाग होता है, लेकिन वह किसी प्रकार पर्वत, नदी, ठीक है, पर्वत श्रृंखला आदि के माध्यम से भौगोलिक रूप में उसे अलग दिखाई देता है, तो उसे हम लोग उपमहाद्वीप पे कहते हैं। देखिए क्या है कि जब कोई भूभाग है, कोई भी भूभाग हो, ठीक है, चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, तो वो भाग है, ठीक है, महाद्वीप का भाग है, लेकिन ऐसे परिस्थिति होता है, जैसे मतलब कि एक दो स्थान ऐसा लगता है कि जहाँ पे वो है ही नहीं, वो हमारा इलाका है ही नहीं, उसे हम लोग उपमहाद्वीप पे कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि जब कोई भूभाग किसी महाद्वीप का भाग होता है, लेकिन वह किसी प्रकार पर्वत, नदी, ठीक है, पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भौगोलिक रूप से, ठीक है, उसके अलग दिखाई देता है, तो उसे हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारत के जो उपमहाद्वीप है, कौन कौन से उपमहाद्वीप है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर वाइज लिखा हुआ है, पहला आपका अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, फिर श्रीलंका होगा, यहाँ पे लंका लिखा गया, श्रीलंका होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, बर्मा होगा, हिंदुस्तान होगा, ये सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सारा का सारा हो गया। अब बात करेंगे 10वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। तो भारतीय मानसून की 3 विशेषता बताना है, बहुत ही ईजी है, फटाफट देख लीजिए। क्या लिखना है आपको कि सबसे पहले भारतीय मानसून की 3 विशेषता इस प्रकार करके लिखिएगा, ताकि देखने में अच्छा लगे, फिर आप तीनों को पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो पहला में आपको लिखना है कि भारत में मानसून अनिश्चित होता है, यानी कि यहाँ पे जो वर्षाएं होती हैं अनिश्चित होती है, निश्चित तौर पर नहीं होती है, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस प्रकार से होती है। दूसरा आपको पॉइंट में लिख देना है कि मानसून में भारत के सभी, ठीक है, भागों में एक समान वर्षा नहीं होता, वही बात है, एक समान वर्षा नहीं होता। फिर आपको तीसरा पॉइंट में लिख देना है कि भारतीय मानसून में आर्द्रता की कमी होती है। तो देखिए आप जब भी पॉइंट लिखिएगा, तो यहाँ पे जो मैंने 1 2 लिख दिया है, तो आप जब भी एग्जाम में लिखिएगा आंसर, तो 1 2 नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इस प्रकार से एक स्टार मार के लिखिएगा। ऐसे में देखिए हम काउंट कर रहे हैं कि आप लोग 3 पॉइंट लिखें, लेकिन जब आप यहाँ पे स्टार बना के लिखिएगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कितना पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सरलता से हम लोग देख लेते हैं कि आप 3 ही पॉइंट लिखें, इसलिए नंबर कम भी दिया जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा स्टार मार के बनाइएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं 11वां प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। ये जो नदियाँ प्रदूषित हो रहा है, क्या रीजन है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, लेकिन समझ लीजिए आपको लिखना है इसमें। तो आप लोग पूरा 1.5 पेज लिख दीजिएगा, हमको पता है, तो फटाफट समझने की बात है। देखिए क्या है कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण पूछा है, 3 कारण लिख दीजिएगा। हर एक प्रश्न को ऐसा लिखिए, ऐसा पॉइंट लिखिए ताकि जो कॉपी जांच करे वो भी हैरान हो। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट में पहला आपको स्टार मार के लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला लिखना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले, ठीक है, कूड़े कचड़े सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, क्या होती है कि जो भी फैक्ट्रियों से निकलती है गंदा उंदा कूड़ा कचरा, तो नदियों में बहा दिया जाता है, एक पॉइंट हो जाता है। दूसरा आपको पॉइंट में लिखना है कि जल जहाज़ों से निकलने वाले तेल से, यानी कि गाड़ी उड़ी से, जहाज वहाज से जो भी निकलता है तेल वगैरह, वो भी नदी में बहा दिया जाता है, उसका भी एक रीज़न हो जाता है। तीसरा आपको लिखना है कि सबको पानी में बहाने से, ठीक है, मूर्ति विसर्जन करने से, यानी कि सब, यानी कि देखिएगा कहीं कहीं ये परंपराएं होती हैं कि जो व्यक्ति डेथ कर जाता है, मर जाता है, उसको उसके शव को बहा दिया जाता है पानी में। फिर क्या होता है, विसर्जन का मतलब होता है कहीं पूजा वगैरह होता है तो मूर्ति विसर्जन किया जाता है। बहुत सारा चीज़ विसर्जन किया जाता है नदियों में, तालाबों में, इस कारण से पानी प्रदूषित होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रश्न उठता ही रहता है हर एक एग्जाम में कि नदियों को प्रदूषित से बचाने के लिए क्या करें।
हर एक कक्षा में मैंने देखा यह प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए अच्छी तरीके से और आप सभी को याद भी होगा और अपने शब्दों में बहुत ही सरल शब्दों में आप जोड़-जाड़ के लिख सकते हो, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न की। 12वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु के तट प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? ठीक है, देखिए उत्तर है कि सर्दियों के मौसम देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतर वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त होता है, ये तो भी करता है, इसलिए वहाँ ये पवनें समुद्र में ठीक है, स्थल की तरह बहती है। तो ये होता है आपका उत्तर। अब बात करेंगे 13वां प्रश्न की और यहाँ देखिए 13वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्र स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, देखिए उत्तर यहाँ क्या कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्र स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता आ रहा है। ठीक है, मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जल मार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता है। अतः भारत में इन दो देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, भारत की इस स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि देश के साथ लगते सागर, ठीक है, जो महासागर है, महासागर का नाम भारत अथवा ठीक है, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से होता है आपका 13वां का उत्तर। अब इसी प्रकार बात करेंगे 14वां प्रश्न के उत्तर की और यहाँ पे जो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहा कि भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियाँ ढाल, ठीक है, काफ़ी तीव्र हैं और इसलिए ये नदियाँ अपने मुहार पर अनेक भागों में ना बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियाँ डेल्टा ना बनाकर ज्वालामुखी बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 15वां प्रश्न की और देखिए आपको जो 8 से लेकर 14 के बीच के प्रश्न को उत्तर देना है, इसमें से सिर्फ आपको 5 ही जवाब देना है, 2 आप छोड़ सकते हो, जो आपको छोड़ने की इच्छा छोड़ सकते हो। बात करेंगे 15वां प्रश्न की और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इसकी समस्या के निपटान के उपाय बताएं। तो देखिए सेट 1 में भी मृदा अपरदन से प्रश्न था, तो आप लोग मृदा अपरदन को थोड़ा याद कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मैंने समझा भी दिया है और आज इस वीडियो में उसके रोकथाम के उपाय भी बताने वाला हूँ। तो देखिए उपाय आंसर क्या है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, सबसे पहले रीजन देखेंगे उसके बाद उपाय देखेंगे। तो कारण है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एक बात हो जाता है, मैंने बताया था जो मृदा अपरदन है यानी कि मिट्टी की कटाव की प्रक्रिया को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। तो सबसे पहले एक हो जाता है कि अधिक कटाई, पेड़ों की अधिक कटाई एक रीजन होता है। दूसरा हो जाता है कि अत्यधिक पशुचारण, वो हो जाता है। तीसरा आप लिख सकते हो कि वनों में आग लगना, जो वनों में जंगलों में आग लग जाता है, ये भी एक कारण है। चौथा आप लिख सकते हो कि बाढ़ और आंधियाँ, बाढ़ से भी मृदा अपरदन होता है क्योंकि मिट्टी को बहा के ले जाता है, वो हो जाता है। फिर आप लिख सकते हो कि एक ही किस्म का फसल लगाना, एक ही प्रकार के फसल लगाना, ये भी आपका हो जाता है। फिर मृदा अपरदन की समस्या देखेंगे, तो ये आपका कारण रह गया, जैसे कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो गया, अधिक पशुचारण हो गया, ठीक है, आग लगना, बाढ़ आना, ठीक है, आंधी आना, तो ये आपका हो गया कारण, मृदा अपरदन के कारण। अब इसकी समस्याएं देखेंगे, तो देखिए है क्या कि मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है। तो मृदा अपरदन से क्या होती है, जो मिट्टी की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिससे फसल ना के बराबर होती है। तो देखिए शक्ति अगर कम होगा तो फसल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, तो ना उसके बराबर कम हो जाती है। ठीक है, और मृदा अपरदन में कृषि गहरा प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन पर कृषि पर प्रभाव, मतलब जो गहरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो पेड़ है, वो जो फसल जिसमें हम लोग अन्न प्राप्त करते हैं, वो तो मिट्टी पर ही निर्भर करेगा। जिस प्रकार से मिट्टी होगी उस प्रकार से हमें फल मिलेगा, तो पूरा का पूरा उस मिट्टी पर ही निर्भर करता है। तो इसीलिए मृदा अपरदन के कारण से हमें फसलों में समस्याएं देखने मिलती है। तो एक चीज़ हो गया। अब इसके रोकथाम के उपाय, जब इतनी समस्याएं हो रही होंगी तो इसके रोकथाम के कुछ ना कुछ तो अवश्य उपाय होंगे। हाँ है, तो देखते हैं क्या उपाय है, तो हम उसको फॉलो करेंगे ताकि आपका जो मृदा अपरदन है वो रुक सके और ज़्यादा ना हो। तो पहला हम लोग उपाय करेंगे वृक्षारोपण, यानी कि अधिक से अधिक हम लोग
और पेड़ पौधे लगाएंगे, एक चीज़। दूसरा चीज़ आप लिख सकते हो कि पेड़ की रक्षा मेखला। देखिए रक्षा मेखला के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था क्या है, वो आप कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो कि अधिक पशुचारण पर नियंत्रण, ये आप नोट कर लीजिए, इस पर भी नियंत्रण करेगा। और उसके बाद आपको एक लिखना है बांध बनाना। यानी कि बांध बनाने से क्या होता है कि जो भी पानी होता है वर्षा के समय वो एक जगह एकत्रित किया जाता है, उसे धीरे धीरे उसे खोला जाता है। ठीक है। तो क्या है, ये जितने भी आपके प्रश्न रहे 15 प्रश्न, देखिए 5 नंबर का था इसलिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिया। आप सभी इसे एक पे से अधिक लिखें क्योंकि आपको 5 नंबर वहाँ दिया जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे 16वां प्रश्न की। आई होप आप सभी को अभी तक के जितने भी प्रश्न हैं सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी ने हमारे चैनल पर अभी अभी न्यू आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, वो हमको पता है, वो सारे के सारे अभी सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं और हमारे नोटिफिकेशन से वो लोग वीडियो देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं 16वां प्रश्न की। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी ने अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए 16वां जो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम सभी जानते हैं इसका आंसर क्या है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि का भारतीय, ठीक है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारतीय कृषि मुख्यतः, ठीक है, मुख्य रूप से बारिश या तो फिर मानसून पर निर्भर करती है। जो भारतीय कृषि है अधिकतर क्या होती है कि वर्षा पर ही निर्भर करती है। ठीक है। और आगे आपको लिखना है कि यदि बारिश अच्छी होती है तो उत्पादन भी अच्छा होगा, और यदि बारिश खराब होती है यानी कि अच्छा नहीं होता है, कम होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो उत्पादन होगा वो बहुत ही कम होगा। देखिए भारत में क्या होता है कि अधिकतर जितने भी हम लोग कृषि करते हैं वो वर्षा पर निर्भर करते हैं कि वर्षा अच्छा होगा तो हमारी फसलें अच्छा होगा। ठीक है, या तो फसलें अच्छा होंगी। तो जब वर्षा अच्छा होगा, अच्छा से अगर वर्षा होगा तो हमारे जितने भी उत्पादन हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी हम जो भी लगाए हैं वो अच्छी प्रकार से होगी और अच्छा हमें लाभ भी प्राप्त होगा। और लेकिन मान लीजिए वर्षा अगर नहीं होता है, कम होता है, दिक्कतें होती वर्षा में, तो हमें जो प्राप्त होगी वो थोड़ा सी समस्या होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि इस मानसून को जी जूहा कहा गया। ठीक है, किसानों के लिए मानसून को जूहा कहा गया है। अगर किसी कारणवश अगर नहीं होता है अच्छा पानी, तो सारा का सारा इस समस्या को झेलना पड़ता है किसानों को। ठीक है, एक तो ऊपर से वो लोन वगैरह लेता है, फिर इतना मेहनत करता है खेत पे, मेहनत करने के पश्चात अगर बारिश नहीं होता है, मौसम किसी प्रकार की दिक्कतें करती हैं, तो वो झेलना पड़ता है किसानों को, और किसान का और कोई चारा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जूहा कहा गया। ठीक है, मानसून का जूहा कहा गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस विषय में थोड़ा और आप लोग जोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो चलिए बात करेंगे अब 17वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की विभिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, उत्तर है कि भारत की उच्चावच की विभिन्नता के आधार पर 4 विशाल मैदान है। पहला आपका है सतलज का मैदान। ठीक है, तो देखिए सतलज का मैदान है जिसे हम लोग पंजाब का मैदान भी कहते हैं, यह अरावली पर्वत में स्थित है। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र का जो मैदान है वो, यह कहाँ पे है कि यह मैदान, यह मैदानी भाग अरावली पर्वत के पूर्वी में स्थित है, यानी कि पूर्व में स्थित है। ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र पड़ता है इसका पूर्व में स्थित है यह मैदान। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदान भाग में मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे तीसरा आप लिख सकते हो कि गंगा का मैदान, जो गंगा का मैदान है वो आप लिख सकते हो। तो ये गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। इसकी जिस क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं तो ये आपका 357 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा में हम लोग लिख दिए गंगा का मैदान, और ये सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 357 वर्ग किलोमीटर। चौथा आप लिख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का मैदान, और यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी यह मैदान हिमालय और मेघालय के पठार के बीच विस्तृत 600 किलोमीटर लंबा तथा 60 से लेकर 90 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, कितना, 600 इधर लंबाई हो गया और 60 से लेकर 90 के बीच इसका चौड़ाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अब बात करते हैं लोग 18वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में 5 अंतर बताएं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, इसको सिर्फ सब समझेंगे और आप इसको याद भी कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है, देखिए पहला हम लोग एक साइड इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक साइड हम लोग अपवाह तंत्र लिख सकते हैं हिमालय का, एक आपका प्रायद्वीप का। तो हम लोग फटाफट देख लेंगे ऐसा ही। ठीक है, देखिए
तो पहला हम लिखेंगे हिमालय पर्वत तंत्र। इसमें लिखेगा कि इसकी लंबाई अधिक होती है, ठीक है। जो हिमालय अपवाह तंत्र है इसकी लंबाई अधिक होती है, जबकि आप प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई हिमालय नदियों की तुलना में कम होती है। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर में आप लिखिएगा हिमालय अपवाह तंत्र में कि भारत में हिमालय की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर में लिखिएगा इसमें कि ये जो नदियाँ हैं प्रायद्वीप नदियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में मिलती हैं। जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं, जो नीचे साइड की नदियाँ हैं, वो आपका अरब सागर में मिलती है और आपका जाकर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में भी मिलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान से देखिए, इन नदियों को वर्षा के साथ साथ, ठीक है, साथ साथ से भी जल भी मिलती है। तो यहाँ भी जल भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे तीसरा में आपको लिखना है कि ऐसी नदियाँ का प्रवाह वर्षा का निर्भर पर करती है, ठीक है। तो ये वर्षा पर निर्भर करती है और ये मानसून पर, यानी कि यहाँ पे वर्षा मतलब 12 माह यहाँ पे पानी होती है, लेकिन यहाँ पे सूख जाती है। चलिए चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं यह मार्ग परिवर्तन के लिए माहिर है, यानी कि मार्ग परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे चौथा में आपको लिखना है कि यह मार्ग स्थिर है, यानी कि एक जो स्थिर ही है, ये बदल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे पांचवा आपको फिर लिख देना है कि इसलिए यह 12 मासीय नदियाँ होती है, ठीक है। यहाँ पे 12 महीना आपका पानी रहेगा, लेकिन ये छोटी छोटी नदियाँ होती है, जैसे कि प्रमुख नदियाँ प्रायद्वीप नदियाँ जो है ना, तो जो प्रायद्वीप नदियाँ के प्रमुख जैसे नदी हो गई, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, और कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये छोटी सहायक नदियाँ आकर मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं। इस प्रकार दोनों में अंतर ये रहा। सबसे पहले तो आपको ध्यान से देखिए एक बार, ये सबसे लंबी नदी होती है, ठीक है, इसमें इसकी लंबाई अधिक होती है। फिर लिखना है कि यह हिमालय से जो निकलती है नदियाँ वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। फिर यहाँ लिखना है कि वर्षा के साथ साथ यहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है। फिर लिखना है यह मार्ग परिवर्तन इसमें माहिर होती है, मार्ग परिवर्तन कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है अपना जो रास्ता है वो। फिर ये 12 महीना इसमें पानी रहता है। इसमें लिखना है कि यह इससे कम होता है, यानी कि हिमालय नदियों से इसकी लंबाई कम होती है। ये प्रायद्वीप नदियाँ जो होती है बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है और अरब सागर में गिरती है, दोनों में गिरती है प्रायद्वीप नदियाँ। ये क्या होती है, ये ऐसी नदियाँ प्रवाह ठीक है, वर्षा पर निर्भर करती है। ये नदियाँ सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर करती है और इसमें क्या होता है, मौसम प्रायः होते हैं, ठीक है। एक लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ये स्थायी नदी है, यानी कि मार्ग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो अपना मार्ग चेंज कर सकता है। फिर यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा आप लोग कि इसकी नदी का उदाहरण जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सारे के सारे इसके छोटी सहायक नदियाँ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 18वां प्रश्न समाप्त होता है। अब बात करेंगे 19वां प्रश्न की, जो कि आपका मैप है और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे प्रकार से हम लोग मैथ को समझेंगे, जो कि आसानी से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मैप में ज़्यादा आपको लिखना नहीं होता है मैप में, ठीक है। तो मैप को समझ कर जाइए, 5 नंबर आसानी से। चलिए फटाक से समझते हैं मैप में पूछा क्या गया। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं, यानी कि 1 2 3 4 5 नाम दिया है, इन पांचों को सिर्फ आपको दर्शाना है, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि काली मृदा वाले क्षेत्र, दूसरा जोड़ोल मृदा वाले क्षेत्र, लैटराइट मृदा वाले क्षेत्र, पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र और रेतीली मृदा वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग भारत के मैप को देखेंगे। ये हमारा इंडिया का मैप है, हम सभी जानते हैं, और फटाफट हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या बोला गया था कि काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो देखिए काली मिट्टी हम सभी जानते हैं, बहुत क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, तो गुजरात वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पे आपका काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका मैप दिया रहेगा तो इस प्रकार कलरफुल तो मैप रहेगा नहीं, आपका ऐसे वाइट रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको घेरा लगा देना है, ठीक है, जितना आपका एरिया पड़ता है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप सही जगह पे लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे घेरा लगाने के बाद यहाँ पे इसको कलर कर दीजिएगा हल्का सा, ठीक है, ब्लू या तो ब्लैक से। और इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कि काली मृदा, साइड में लिख दीजिएगा कहीं काली मृदा, और यहाँ पे ये दर्शा दीजिएगा। फिर आपको दूसरा क्या पूछा गया है कि आपका जोड़ोड़ मृदा वाले क्षेत्र को दर्शाना है ना। देखिए तो जलोढ़ मृदा वाला जो क्षेत्र है, जोड़ोड़ मिट्टी, यहाँ ये वाला क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा आपका हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, जितना भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे,
ये आपका हो जाता है जोड़ोर मृदा वाला क्षेत्र। पूरा यूपी से लेकर, बिहार से लेकर, आपका हरियाणा से लेकर, पंजाब से लेकर, झारखंड से लेकर, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र, यहाँ पे जितने भी एरिया पड़ रहा है, ये सारा का सारा आपका जोड़ोर मृदा वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, ये पूरा। तो आप क्या कीजिएगा, इतना एरिया को दिखाने के बाद, इसको कलर करने के बाद ऐसा एक लकीर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा एक लकीर देने के बाद क्या कीजिएगा, ऐसा एक लकीर दीजिएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा जड़ोर मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा आप लिख लीजिए, जड़ोर मृदा इस प्रकार से लिख दीजिएगा, वहाँ पे आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए अब हमें दर्शाना है लेटराइट मृदा को। ठीक है, तो लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र हैं, तो देखिए ये वाला जो आपका एरिया पड़ जाता है, ये केरल वाला होता है, गोवा वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये कोना में देखिए यहाँ पे, ये आपका होता है लेटराइट मृदा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से एक लकीर दीजिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद आपको लिख देना है लेटराइट मिट्टी या तो फिर लेटराइट मृदा। ठीक है, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, ऐसे लकीर देने के बाद इस क्षेत्र को आप दर्शा दीजिएगा, ये आपका हो जाता है लेटराइट मृदा वाले क्षेत्र। यहाँ भी आप दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दर्शा दीजिए, छोड़ दीजिए, एक ही जगह दर्शाइए जहाँ पे अधिक है। हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, चौथा आपका है कि पर्वतीय मृदा। ठीक है, यानी कि जो पर्वतीय मृदा है, यानी कि पर्वतीय मिट्टी है वो, तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका, हिमालय वाला, हिमाचल प्रदेश वाला, जम्मू कश्मीर वाला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ऐसा एक लकीर मारिएगा और यहाँ पे लिख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी, या तो यहाँ पर भी आप पर्वतीय मिट्टी लिख सकते हो। ठीक है, पर्वतीय मृदा या तो फिर मिट्टी, जो भी लिख सकते हो, मिट्टी। तो इस तरह से लिखिएगा, आपको आसानी से नंबर मिलेगा। अच्छे से लिखिएगा, हमें तो अभी यहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो आप अच्छी प्रकार से पेंसिल से, कलर से लिखिएगा। यहाँ पे नाम, फिर लकीर दीजिएगा और यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, और इसके बीच को आप यहाँ पे कलर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अंतिमा बचता है आपका एक, जो आपका दिखाना है रेतीली मृदा। तो हम सभी जानते हैं रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है, वो आपका हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है राजस्थान, राजस्थान जिसका आपको बताना है कि ये भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है कि सबसे वाला एरिया वाला क्षेत्र है, दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इसके पास है, आपको बताना। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न रहा, जो राजस्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, या तो फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, दोनों में से किसमें बड़ा है, आपको कमेंट करके बताना है। तो रेतीली मृदा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे जो मरुस्थल वाला क्षेत्र पड़ता है, ये जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ता है, ये हो जाता है। फिर इसको कलर कर देना है, फटाफट यहाँ पे ऐसे कलर कर दीजिएगा, एक लकीर मारिएगा और यहाँ पे दर्शा सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, रेतीली मृदा। तो इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 2 होता है वो समाप्त होता है, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी शब्दों में, बहुत ही अच्छे पीडीएफ के साथ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता हो अब तो आप सभी एक लाइक अवश्य दें, और अगले वीडियो के लिए इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले मेरे वीडियो को आप देख पाएँ और सबसे पहले आप व्यू दे पाएँ, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। हम लोग जय हिंद, जय भारत।